हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना MCP प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको याद होगा, पिछला जो वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में ये समझाया था कि MCP की ज़रूरत क्यों है। और आज का जो वीडियो है वो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। और आज के वीडियो में हम वॉट एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे MCP के। मैंने सोचा है कि वॉट एस्पेक्ट में मैं मेनली 3 चीज़ें कवर करूँगा। पहला, MCP का आर्किटेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, MCP का लाइफ साइकिल, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस पूरे प्रोसेस को हम डिकोड करेंगे। एंड थर्डली, हम MCP के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको भी टच करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा तो आई रियलाइज्ड कि ये तीनों के तीनों टॉपिक्स को अगर मैं एक सिंगल वीडियो में डालूँगा तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस वॉट वाले वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको MCP का आर्किटेक्चर बताऊँगा, दूसरे पार्ट में MCP का लाइफ साइकिल, थर्ड पार्ट में एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, आज का वीडियो, इसमें मैंने बहुत डिटेल में MCP का आर्किटेक्चर कवर किया है। इनफैक्ट अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये MCP का आर्किटेक्चर है। और इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझेंगे। हम एकदम बेसिक वर्जन से शुरू करेंगे इस आर्किटेक्चर के, और फिर धीरे धीरे हम उसमें और डिटेल्स ऐड करते करते वीडियो के एंड में इस डायग्राम तक पहुंचेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में मेरी यही उम्मीद रहेगी, मेरा यही गोल रहेगा कि मैं आपको MCP का आर्किटेक्चर बहुत सॉलिड तरीके से समझा पाऊँ। तो आई होप आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हो, बिकॉज मैं भी हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम बात करें सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द आर्किटेक्चर की, तो MCP के आर्किटेक्चर में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है होस्ट और दूसरा होता है सर्वर। अब आई नो इस पॉइंट पे आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में होस्ट के बदले क्लाइंट बताया था। आई नो, बट डोंट वरी, इस वीडियो को एकदम स्क्रैच से समझो, पिछले वीडियो को भूल जाओ। सो 2 चीज़ें हैं, एक होस्ट है और एक सर्वर है। अब एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं कि ये होस्ट और सर्वर होते क्या हैं। कोई खास नई चीज़ नहीं है। होस्ट जो है वो बेसिकली हमारा AI चैटबॉट है जिसके साथ यूज़र इंटरैक्ट करता है। ठीक है, सो यूज़र को कोई भी क्वेश्चन आया दिमाग में, वो एक प्रॉम्प्ट के थ्रू होस्ट को पूछेगा, और बिहाइंड द सीन्स हमारा जो होस्ट है वो किसी LLM से कनेक्टेड होगा। या तो वो ओपन AI का LLM हो सकता है, या एंथ्रोपिक का LLM हो सकता है, या फिर जेमिनाई का LLM हो सकता है। तो ये अभी जो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, ये जो होस्ट का सेटअप दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एक AI चैटबॉट है। ठीक है, अब वो बना बनाया AI चैटबॉट भी हो सकता है, जैसे कि क्लॉड डेस्कटॉप या कर्सर IDE, या फिर कस्टम मेड चैटबॉट भी हो सकता है जो आपने खुद बनाया है, जैसे हमने लैंग्राफ वाली प्लेलिस्ट में खुद का चैटबॉट बनाया था, बट सेटअप सेम रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्वर की। तो सर्वर इज़ बेसिकली अ टूल जिसके पास कैपेबिलिटी है कोई एक पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करने की। अब ये सर्वर गिटहब का भी हो सकता है जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से किसी गिटहब रेपोजिटरी को मैनेज कर सकते हो, या फिर स्लैक का हो सकता है जिसकी हेल्प से आप किसी स्लैक चैनल के मैसेजेस रीड या राइट कर सकते हो, या फिर ये सर्वर गूगल ड्राइव का भी हो सकता है जिसकी हेल्प से आप अपने ड्राइव अकाउंट की फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो बेसिक फंडा यही है कि देर आर 2 एंटिटीज, वन इज होस्ट एंड द सेकेंड इज सर्वर, और सारा का सारा कम्युनिकेशन इन्हीं 2 एंटिटीज़ के बीच में हो रहा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो यूज़र ने एक क्वेश्चन पूछा, आर देयर एनी न्यू कमिट्स ऑन द गिटहब रेपो। तो होगा क्या कि सबसे पहले यूज़र इस क्वेश्चन को एज अ प्रॉम्प्ट होस्ट के पास भेजेगा। अब होस्ट का बहुत सिंपल काम है, वो क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज़ AI एज इन LLM के पास भेजेगा। LLM इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और रियलाइज़ करेगा कि इसका आंसर उसके ट्रेनिंग डेटा में नहीं है, विच मीन्स उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल टूल या सर्वर की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। फिर वो जाकर के चेक करेगा कि उसके पास कौन कौन से सर्वर्स अवेलेबल हैं, और वो रियलाइज़ करेगा कि हाँ, मेरे पास एक गिटहब का सर्वर है।
तो वो इमीडिएटली होस्ट को बताएगा कि आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर गो एंड आस्क द गिटहब सर्वर। अब होस्ट क्या करेगा, झट से जा करके गिटहब के सर्वर से बात करेगा और उसको अपना क्वेरी दे देगा। गिटहब का सर्वर बिहाइंड द सीन्स चेक करेगा कि क्या गिटहब रेपो में कोई नए कमिट्स आए हैं, और जो भी नए कमिट्स आए हैं उनका लिस्ट वापस होस्ट को पकड़ा देगा। अब होस्ट ये इंफॉर्मेशन लेकर के वापस एलएलएम के पास जाएगा। अब एलएलएम के पास आंसर करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो अब एलएलएम अपना आंसर वापस होस्ट को बताएगा और होस्ट वही आंसर यूआई के थ्रू यूजर को दिखाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एमसीपीज आर्किटेक्चर। अब गाइज एमसीपी आर्किटेक्चर का जो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन था वो तो हमने समझ लिया। अब हम एक काम करेंगे, हम इस सिंपल वर्जन में थोड़ा सा और रिफाइनमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तक की समरी ये रही है कि एमसीपी आर्किटेक्चर में दो मेन पार्टीज हैं, एक है होस्ट, दूसरा है सर्वर, और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इन दोनों पार्टीज के बीच में चल रहा है। बट ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इन रियलिटी आपका जो होस्ट होता है वो कभी भी सर्वर के साथ डायरेक्टली बात नहीं करता है। होस्ट को जब भी सर्वर से बात करनी होती है तो होस्ट अपने एक हेल्पर फ्रेंड के पास जाता है, और हमारे केस में वो हेल्पर है एमसीपी क्लाइंट। सो क्लाइंट इज बेसिकली दैट एंटिटी जो होस्ट को हेल्प करती है सर्वर से कम्युनिकेट करने में। सो कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड सर्वर इज नॉट पॉसिबल। ईच कम्युनिकेशन विल बी वाया द क्लाइंट। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें क्लाइंट के ऊपर, तो क्लाइंट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि क्लाइंट कैन स्पीक द सेम एमसीपी लैंग्वेज दैट द सर्वर स्पीक्स, एंड दैट इज वाई क्लाइंट के लिए इट्स सुपर इजी टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब एक काम करते हैं, फिर से सेम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्लाइंट के आ जाने से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कैसे चेंज हो रहा है। सो फिर से हमारे यूजर ने हमारे चैटबॉट एज इन होस्ट से पूछा कि बताओ क्या मेरे गिटहब रेपोजिटरी में कोई रीसेंट कमिट्स हुए हैं या नहीं। अब होस्ट क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट को लेगा और उससे एक हाई लेवल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि फाइंड द रीसेंट कमिट्स इन द गिटहब रेपोजिटरी, और ये हाई लेवल रिक्वेस्ट वो क्लाइंट को दे देगा। अब क्लाइंट का काम क्या है कि वो इस हाई लेवल रिक्वेस्ट को एक एमसीपी कंपैटिबल रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेगा, और एक बार जब वो कन्वर्जन हो जाएगा तो फिर क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेज देगा। अब सिंस वो रिक्वेस्ट एमसीपी के फॉर्मेट में है तो सर्वर उसको आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, और उसके बाद सर्वर अपना काम स्टार्ट करेगा, और अपना काम खत्म होने के बाद वो पलट के फिर से एक स्ट्रक्चर्ड एमसीपी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और वो रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास आता है। और अब क्लाइंट का एक और काम क्या है कि वो इस स्ट्रक्चर्ड एमसीपी रिस्पॉन्स को ट्रांसलेट करता है एक ऐसे लैंग्वेज में जिसको होस्ट समझ पाए और अपना काम कर पाए। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस क्लाइंट के आ जाने के बाद। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इस क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप के बारे में, इस कम्युनिकेशन के बारे में। सो एमसीपी में क्लाइंट और सर्वर के बीच जो रिलेशनशिप होता है ये एक वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है, जिसका सिंपल मतलब है कि आपका जो क्लाइंट है वो एक बार में सिर्फ एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है और बात कर सकता है। अगर आपके सिस्टम में आपने अपने होस्ट के साथ एक और सर्वर कनेक्ट कर दिया, मान लो पहला सर्वर था गिटहब का, दूसरा है स्लैक का, तो अब आपका ये क्लाइंट जो कि फिलहाल कनेक्टेड है गिटहब वाले सर्वर के साथ, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता इस दूसरे सर्वर के साथ, बिकॉज द रिलेशनशिप इज वन ऑन वन। तो अब अगर होस्ट को इस नए सर्वर के साथ बात करनी है तो इसके लिए उसको एक और क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये नया क्लाइंट फिर से वन ऑन वन तरीके से कनेक्ट हो जाएगा स्लैक के सर्वर के साथ। सिमिलरली अगर आपका होस्ट एक और सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ तो फिर से इस सर्वर के साथ बात करने के लिए भी हमें एक थर्ड क्लाइंट चाहिए होगा, और ये थर्ड क्लाइंट वन ऑन वन तरीके से
इस थर्ड सर्वर से बात करेगा। तो नटशेल में ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है एमसीपी का आर्किटेक्चर। और इस पूरी चीज़ को अगर आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। मान लो आपको किसी से बात करनी है, कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? ऑब्वियसली फ़ोन का। और फ़ोन को कॉल लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नेटवर्क की। एयरटेल का नेटवर्क हुआ या जियो का नेटवर्क हुआ, राइट? बट आपका फ़ोन डायरेक्टली जाके नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। इस काम के लिए एक डिवाइस होता है, एक हेल्पर डिवाइस, जिसे हम सिम बुलाते हैं, राइट? तो फ़ोन इस केस में होस्ट है, सिम एमसीपी क्लाइंट है, और ये जो नेटवर्क है एयरटेल का या जियो का, ये आपका सर्वर है। आई होप आप ये एनालॉजी समझ पा रहे हो। और इस केस में भी, फ़ोन वाले केस में भी, अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक से ज़्यादा नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करना है, मतलब आपको एयरटेल का नेटवर्क भी चाहिए, जियो का नेटवर्क भी चाहिए, वोडाफोन का नेटवर्क भी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप अपने फ़ोन पे मल्टीपल सिम्स इंस्टॉल करोगे। वन फॉर एयरटेल, वन फॉर जियो, वन फॉर वोडाफोन। एंड अगेन सिम का नेटवर्क के साथ एक वन ऑन वन रिलेशनशिप होगा। ठीक है? तो बिल्कुल यही चीज़ एमसीपी आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। अगर मैं समराइज करूँ आपके लिए, तो बेसिक फंडा ये है कि एमसीपी में एक होस्ट, एज इन एक एआई चैटबॉट, कैन कनेक्ट टू मल्टीपल सर्वर्स। एक सर्वर गिटहब का, एक स्लैक का, एक ड्राइव का। बट होस्ट डायरेक्टली इन सर्वर्स के साथ लो लेवल कम्युनिकेशन नहीं करता। इस लो लेवल कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए होस्ट क्या करता है? पर क्लाइंट, पर सर्वर बेसिस पे एक क्लाइंट इंस्टॉल कर लेता है। और फिर हर क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव सर्वर के साथ जो भी कम्युनिकेशन हो उसको एंड टू एंड हैंडल करे। सो दिस इज द आर्किटेक्चर दैट एमसीपी फॉलोज। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आर्किटेक्चर फॉलो करने का फायदा क्या हुआ? सो दो फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो डीकपल्ड है। डीकपल्ड होने का मतलब है देर इज अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न। खुद सोच के देखो, आपका होस्ट गिटहब से क्या बात कर रहा है और आपका होस्ट ड्राइव से क्या बात कर रहा है या स्लैक से क्या बात कर रहा है, इन दोनों कम्युनिकेशन चैनल्स को आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट? तो देर इज अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न। गिटहब से अपना अलग तरीके से बात हो रही है, ड्राइव से अलग तरीके से बात हो रही है, स्लैक से अलग तरीके से बात हो रही है। तो इस डीकपलिंग की वजह से एक सेंस ऑफ सेफ्टी आ जाती है सिस्टम में। सो कल को अगर मान लो गिटहब वाले कम्युनिकेशन लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए, तो भी स्लैक वाला कम्युनिकेशन लाइन सही से काम करेगा, या फिर ड्राइव वाला कम्युनिकेशन लाइन सही से काम करेगा। तो सेफ्टी का एक सेंस डेवलप हो रहा है। एंड सेकेंड इज कि आप चीज़ें पैरेलली कर सकते हो। सोच के देखो, अगर यूज़र की साइड से कोई ऐसा रिक्वेस्ट आया जहाँ पे मुझे स्लैक से भी कुछ काम करवाना है और गिटहब से भी कुछ काम करवाना है, तो सिंस मेरे पास दो सेपरेट क्लाइंट्स हैं, इन दोनों सर्वर से बात करने के लिए मैं ये दोनों टास्क पैरेलली भी करवा सकता हूँ, जिससे ओवरऑल मेरा जो टास्क एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होगा। तो पहला बेनिफिट है डीकपलिंग। और सेकेंड बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि इस आर्किटेक्चर की हेल्प से आप एक होस्ट के साथ कितने भी सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना होगा? पर सर्वर बेसिस पे एक एक क्लाइंट डालते रहना पड़ेगा होस्ट के अंदर। जितने आपके सर्वर्स उतने क्लाइंट्स होस्ट के अंदर, और आपका ये सेटअप कितना भी बड़ा स्केल कर सकता है। तो ये दो मेजर फायदे हैं इस आर्किटेक्चर के। तो अभी तक आई होप आपको जितना भी मैंने बताया एमसीपी आर्किटेक्चर के बारे में, सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया। सो आई होप अभी तक के हमारे डिस्कशन के बेसिस पे आपको होस्ट, क्लाइंट और सर्वर के बारे में क्लियर आइडिया हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे इस डिस्कशन में थोड़ा सा और डिटेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इस आर्किटेक्चर को और रिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव्स के बारे में। प्रिमिटिव्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एमसीपी आर्किटेक्चर। तो एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं कि प्रिमिटिव्स होते क्या है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल डेफिनेशन बताऊं, तो प्रिमिटिव्स का डेफिनेशन ये है कि प्रिमिटिव्स आर थिंग्स
द सर्वर कैन ऑफर टू होस्ट। बेसिकली इस पूरे आर्किटेक्चर में सर्वर होस्ट को क्या क्या ऑफरिंग प्रोवाइड करता है उसी को हम प्रिमिटिव्स बुलाते हैं। ठीक है। और सर्वर इन टोटल हमें तीन तरह की चीजें प्रोवाइड करता है। क्या क्या? पहला, टूल्स, जिसकी हेल्प से आप कोई भी काम करवा सकते हो सर्वर से। दूसरा, रिसोर्सेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स या स्टैटिक नॉलेज। और तीसरा, प्रॉम्प्ट्स। एक बार इन तीनों को क्विकली डिस्कस करते हैं। तो टूल्स क्या होते हैं? टूल्स आर बेसिकली एक्शंस द एआई कैन आस्क द सर्वर टू परफॉर्म। सो मान लो आपने अपने एआई चैटबॉट या होस्ट को गिटहब सर्वर के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो फिर गिटहब सर्वर हमें क्या क्या चीज़ें करके दे सकता है, उनको ही हम टूल्स बुलाएंगे। सो अगर मेरा गिटहब सर्वर मुझे झट से ये बता सके कि मेरे गिटहब रेपोजिटरी में कितने कमिट्स पड़े हैं, दैट इज़ वन टूल। अगर मेरा गिटहब सर्वर मुझे ये बता पाए कि मेरे गिटहब रेपो में अभी कितने इश्यूज हैं, एक्टिव इश्यूज हैं, वो भी एक तरह का टूल हो गया, एक तरह का फंक्शनैलिटी हो गया। मेरा गिटहब सर्वर मुझे ये भी बता सकता है कि मेरे गिटहब प्रोफाइल में नंबर ऑफ गिटहब रेपोजिटरीज कितनी है। तो इस तरह की चीज़ें जो करके दे रहा है मेरा गिटहब सर्वर, इसी को हम टूल्स बुलाते हैं। सिमिलरली अगर आपका एआई होस्ट कनेक्टेड है गूगल ड्राइव सर्वर से, तो गूगल ड्राइव किस तरह के टूल्स या फंक्शनैलिटी आपको दे पाएगा? गूगल ड्राइव हमें फंक्शनैलिटी देगा किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सर्च करने का ऑन योर ड्राइव अकाउंट, या फिर इट कैन गिव यू अ फंक्शनैलिटी जिसकी हेल्प से आप नई फाइल्स क्रिएट कर सकते हो अपने गूगल अकाउंट पे। राइट। तो आई रियली होप आपको फर्स्ट प्रिमिटिव समझ में आ गया, जो कि है टूल्स। सेकेंड प्रिमिटिव है रिसोर्सेज। Resources are basically structured data sources that the AI can read. So basically आपके सर्वर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपका होस्ट एज एन एआई चैटबॉट फेच कर सकता है। सो अगर हम गिटहब सर्वर का एग्जांपल लें, तो गिटहब सर्वर में आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी गिटहब रेपोजिटरी का रीडमी फाइल फेच करके ला सकते हो। तो ये जो रीडमी फाइल वहां पे पड़ी हुई है, ये एक तरह की स्टैटिक रिसोर्स है। सिमिलरली मान लो आपने अपने एआई चैटबॉट या होस्ट को कनेक्ट किया एक डेटाबेस सर्वर के साथ, तो वहां पे आप किसी डेटाबेस का स्कीमा फेच करके ला सकते हो एज एन रिसोर्स। तो सिंपल डिफरेंशिएशन ये है कि अगर जो चीज़ आप लाना चाहते हो अपने पास वो स्टैटिक इन नेचर है, मतलब वो बदल नहीं रही है, तो वो रिसोर्स के अंदर आएगी। और अगर कुछ डायनामिक है, जैसे कि कमिट्स कितने हैं गिटहब रेपो में, वो तो चेंज होता रहेगा। इश्यूज कितने हैं गिटहब रेपो में, चेंज होता रहेगा। कितने नंबर ऑफ गिटहब रेपोजिटरीज है आपके अकाउंट में, चेंज होता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों को फैच करने के लिए आपके पास टूल्स होते हैं। आई होप आपको अभी तक ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं थर्ड प्रिमिटिव की, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड प्रिमिटिव है प्रॉम्प्ट्स। सो प्रॉम्प्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट प्रॉम्प्ट्स आर प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स और इंस्ट्रक्शंस दैट द सर्वर ऑफर्स टू हेल्प शेप द एआईज बिहेवियर। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो मान लो आपके पास ये सेटअप है, आपके पास एक एआई चैटबॉट या होस्ट है जो कि एक सिंगल सर्वर से कनेक्टेड है, और वो सर्वर गिटहब का सर्वर है। ठीक है। और सिंस ये सर्वर है तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं ऑफर करने के लिए। इसके पास टूल्स भी हैं, इसके पास रिसोर्सेज भी हैं, और इसके पास प्रॉम्प्ट्स भी हैं। ठीक है। अब हमारा यूज़र आया और उसने हमारे चैटबॉट को बोला, क्रिएट एन इशू फॉर अ बग, द लॉग इन बटन डजेंट वर्क। ठीक है। तो हमारा जो यूज़र है वो हमारे गिटहब रेपोजिटरी में एक इशू क्रिएट करना चाहता है, और इशू क्या है कि हमारा लॉग इन बटन जो वेबसाइट में है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है। अब होगा क्या, पूरा फ्लो कैसा रहेगा कि हमारा होस्ट हमारे क्लाइंट को बोलेगा। एक बार मैं ये लेज़र पॉइंटर ऑन कर रहा हूँ। सो हमारा होस्ट क्या करेगा, वो हमारे क्लाइंट को बोलेगा कि तुम जाओ इस सर्वर के पास और पता करो कौन सा टूल हमें इशू क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। तो पता चला कि ये एक टूल है क्रिएट इशू बोल के। तो अब क्या होगा, बिहाइंड द सीन्स हमारा जो एआई होस्ट है वो एक टेक्स्ट जनरेट करेगा जिसमें लिखा होगा टाइटल है लॉगिन बग और बॉडी है द लॉगिन बटन डजेंट वर्क।
और हमारा होस्ट ये टेक्स्ट दे देगा क्लाइंट को और बोलेगा जाओ सर्वर को बोलो क्रिएट इशू फंक्शन को कॉल करके ये वाला इशू क्रिएट करने गिटहब रेपो के ऊपर। ये पूरा फ्लो ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जो आपने टेक्स्ट जनरेट करवाया अपने एलएलएम से या एआई होस्ट से, ये थोड़ा सा वेग है। आप जनरली जब गिटहब रेपो पे इश्यूज क्रिएट करते हो वो थोड़े ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, राइट। बट सिंस हमने अपने एलएलएम को एआई होस्ट को कोई गाइडलाइंस नहीं दी थी कि इशू क्रिएट करते टाइम क्या फॉर्मेट यूज़ होना चाहिए, तो उसने अपनी मर्जी से एक वेग तरीके से इशू क्रिएट करने को बोला, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? प्रॉम्प्ट प्रिमिटिव। सो प्रॉम्प्ट प्रिमिटिव में क्या होता है कि आप सर्वर के ऊपर एक इस तरह का प्रॉम्प्ट क्रिएट करके रख देते हो। सबसे पहले आप अपने प्रॉम्प्ट प्रिमिटिव का नाम रखते हो, नाम है इशू रिपोर्ट प्रॉम्प्ट। उसको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हो सो दैट आपका एलएलएम पढ़ के समझ जाए कि इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को वो कब यूज कर सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट क्लियर डिटेल्ड गिटहब इश्यूज, और यहाँ पे लिखा हुआ है रोल सिस्टम और कंटेंट ऑलवेज इंक्लूड टाइटल स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस एक्सपेक्टेड एक्चुअल इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें होनी चाहिए जब आप इशू क्रिएट कर रहे हो। तो सिंस अब ये इंस्ट्रक्शन मिल गया मेरे एलएलएम को, तो अब वो जो टेक्स्ट जनरेट करेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले क्लियरली लिखा रहेगा टाइटल है, लॉगिन बटन में बग। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस क्या है? लॉगिन पेज ओपन करो, क्रेडेंशियल्स डालो, लॉगिन बटन को प्रेस करो। एक्सपेक्टेड बिहेवियर था कि लॉगिन हो जाना चाहिए, बट एक्चुअल बिहेवियर क्या हुआ? नथिंग इज हैपनिंग। और इन्वायरमेंट क्या है जहां पे हमने इसको टेस्ट किया? क्रोम, मैक ओएस। तो ये अब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जाएगा क्लाइंट के थ्रू सर्वर पे, और ये बेटर तरीका है। तो इसमें चेंज क्या हुआ कि हमने सर्वर पे एक गाइडलाइन सॉर्ट ऑफ क्रिएट करके रख दिया। अब मेरा एआई होस्ट में जो एलएलएम है वो उस गाइडलाइन को पढ़ करके बेटर तरीके से सर्वर को यूज करना सीख रहा है। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट प्रिमिटिव का फंडा यही है कि उसकी हेल्प से एक एआई होस्ट सर्वर को बेटर तरीके से यूज करना सीखता है। और ये हर केस में काम नहीं आता, कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस है जहां पे ये आपको हेल्पफुल लगेगा, बट अगेन ये ऑप्शन एमसीपी में आपको मिलता है। ठीक है। तो नटशेल में primitives are basically offerings that a server gives to the host, and there are three main offerings. Tools, बेसिकली कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, रिसोर्सेज कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट देना है, एंड प्रॉम्प्ट्स गाइड करना है एआई को, एआई के रिस्पॉन्स को। ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब एमसीपी आपको सिर्फ प्रिमिटिव्स ही नहीं देता, उन प्रिमिटिव्स के साथ डील करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस या फंक्शंस भी देता है। यहां पे मैंने एक लिस्ट बना रखा है, मैं आपको जल्दी से बताता हूं। जैसे कि टूल्स वाले प्रिमिटिव के साथ डील करने के लिए आपको दो फंक्शंस मिलते हैं। एक है टूल्स स्लैश लिस्ट, जिसकी हेल्प से आपका जो क्लाइंट है होस्ट के अंदर, वो डायरेक्टली सर्वर से ये पूछता है कि बताओ भाई तुम क्या क्या टूल्स प्रोवाइड कर सकते हो। सो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं क्लाइंट की तरफ से, तो ये फंक्शन जाएगा सर्वर पे और सर्वर के अंदर जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटीज है, उसका लिस्ट निकाल के लाएगा। मेरा गिटहब अगर सर्वर है तो लिस्ट कुछ ऐसे दिखाई देगी कि देर इज़ अ फंक्शन टू क्रिएट एन इशू, देर इज़ अ फंक्शन टू पुश द कोड, देर इज़ अ फंक्शन टू कमिट द कोड, देर इज़ अ फंक्शन टू रीड द नंबर ऑफ रेपोजिटरीज। ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं उन सारे फंक्शंस का लिस्ट आपको दिखने लग जाएगा। फिर सिमिलरली टूल्स के साथ डील करने का एक और फंक्शन है टूल्स स्लैश कॉल। इस फंक्शन की हेल्प से आप जिस फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हो उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है। मान लो अगर मैं एक नया इशू क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्रिएट इशू को कॉल कर दूंगा, और जो मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां देखो लिखा हुआ है क्लाइंट टेल्स द सर्वर प्लीज रन दिस पर्टिकुलर टूल विथ दीज पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। तो टूल्स के साथ काम करने के लिए दो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं। रिसोर्सेज के साथ काम करने के लिए एक्चुअली आपके पास चार स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं। रिसोर्सेज स्लैश लिस्ट, ये आपको बताएगा कि आपके सर्वर पे कितने स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको आप फैच करके ला सकते हो। रिसोर्स स्लैश रीड, इसकी हेल्प से कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप रीड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो साथ में लिखा हुआ है व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, क्लाइंट ये पूछ रहा है। रीड में गिव मी द कंटेंट ऑफ दिस रिसोर्स,
क्लाइंट पूछ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली रिसोर्सेज स्लैश सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब बोल के भी दो फंक्शंस हैं। सो बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो फिर सर्वर बता देगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब किया और अनसब्सक्राइब किया तो चेंजेस होने पे आपको पता नहीं चलेगा क्लाइंट को, ठीक है। एंड थर्डली प्रॉम्प्ट्स के लिए भी यही दो फंक्शंस हैं। प्रॉम्प्ट स्लैश लिस्ट जो आपको सेट ऑफ ऑल फंक्शंस बताता है, एंड प्रॉम्प्ट स्लैश गेट जो कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ला के देता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगेन ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, जब हम अगले वीडियो में कोड करेंगे, खुद से एक अपना सर्वर बनाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसको समराइज कर लेते हैं। इस एक सिंगल इमेज में हमारा अभी तक का सारा डिस्कशन समराइज हो सकता है। सो एमसीपी के आर्किटेक्चर के बारे में हमने ये पढ़ा कि एक चीज़ होती है होस्ट, जो कि बेसिकली हमारा एआई चैटबॉट है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्लैक सर्वर, गिटहब सर्वर, गूगल ड्राइव सर्वर। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हर सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक सिंगल क्लाइंट चाहिए। सो अगर आप तीन सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आपको तीन अलग क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है। और आपका हर सर्वर जो है वो आपको कुछ प्रिमिटिव्स ऑफर करता है। सो वो तीन प्रिमिटिव्स हैं, टूल्स, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स। और फिर एमसीपी उन प्रिमिटिव्स के साथ बात करने के लिए भी आपको कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स या फंक्शंस ऑफर करता है, जैसे कि स्लैश लिस्ट, स्लैश कॉल, ठीक है। तो इतना ही हमने अभी तक पढ़ा है। आई रियली होप अभी तक का जो भी डिस्कशन है वो बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में। तो गाइज अब हम अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और अभी तक जितना भी हमने एमसीपी आर्किटेक्चर पढ़ा है उसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड करते हैं। अब हमें दो फाइनल चीज़ें और डिस्कस करनी है, और वो दो फाइनल चीज़ें हैं एमसीपी आर्किटेक्चर का डेटा लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। हालांकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स थोड़े से टेक्निकल हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इन दोनों को सही से समझ जाते हो तो फिर आपको एमसीपी आर्किटेक्चर का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एमसीपी के डेटा लेयर से, ठीक है। अब सबसे पहले ये डिफाइन कर लेना सही रहेगा कि डेटा लेयर होता क्या है। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। The data layer is the language and grammar of the MCP ecosystem that everyone agrees upon to communicate। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बट इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम पीछे जाते हैं इस समरी डायग्राम में। सो अगर आपको याद होगा, अभी तक मैंने कॉन्स्टेंटली एक बात बोली है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और वो जो बातचीत होती है वो जिस लैंग्वेज में हो रही है उसी को हम एमसीपी बुला रहे हैं। बट अभी तक हमने उस लैंग्वेज के बारे में कोई डिटेल्ड डिस्कशन नहीं किया। वो लैंग्वेज दिखता कैसा है, उस लैंग्वेज का ग्रामर क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है, क्या रूल्स हैं, ये सब हमने डिस्कस नहीं किया। और यही सब आपको डिस्कस करना होता है और समझना होता है जब आप डेटा लेयर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो वही अब हम करेंगे, हम इस लैंग्वेज को इन एंड आउट समझेंगे, इसके ग्रामर को इन एंड आउट समझेंगे। बट ये सब कुछ करने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ एमसीपी के डेटा लेयर के बारे में। और वो फैक्ट ये है कि एमसीपी में जेसॉन आरपीसी 2.0 सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द डेटा लेयर। अब आई नो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्पेशली बिकॉज इसमें एक कंप्लीटली नया टर्म आ गया, जेसॉन आरपीसी। बट यहाँ पे सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है कि ये जो एमसीपी वाला लैंग्वेज है, इसका जो ग्रामर है वो हमें प्रोवाइड करता है जेसॉन आरपीसी। जेसॉन आरपीसी गिव्स अस द रूल्स टू राइट द लैंग्वेज ऑफ एमसीपी, ठीक है। आई नो सब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, बट इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डेटा लेयर आपको समझ में आ गया। अब ये समझ में आ रहा है कि डेटा लेयर को समझने के लिए जेसॉन आरपीसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ पॉज, थोड़ा पीछे जाते हैं और एक बार जेसॉन आरपीसी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जेसॉन आरपीसी का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब
आई एम प्रिटी श्योर आपने जेसॉन के बारे में पहले सुना होगा। हमने बहुत बार डिस्कशन किया है इस यूट्यूब चैनल पे अबाउट जेसॉन। बट हो सकता है आपने आरपीसी के बारे में पहली बार सुना हो। सो आरपीसी भी वैसे बहुत फेमस टर्म है, स्पेशली अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से आते हो तो वहाँ पे आरपीसी बहुत यूज़ किया जाता है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको फिर से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सो आरपीसी के बारे में यहाँ पे मैंने एक पैरा में सिंपली डिफाइन कर रखा है, एक बार उसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। अ रिमोट प्रोसीजर कॉल allows a program to execute a function on another computer as if it were local, hiding the details of the network communication and data transfer. This abstraction makes it easier to build distributed applications. सो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने का मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसका एक कंपोनेंट एक मशीन पे पड़ा हुआ है, दूसरा कंपोनेंट दूसरी मशीन पे पड़ा हुआ है, तो इस तरह के सिनेरियो में आरपीसी आपको हेल्प करता है। कंसिडर अ सिनेरियो कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, बट वो प्रोग्राम को जिन फंक्शंस की ज़रूरत है, जिन डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है, जिन लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, वो सब एक दूसरे मशीन पे पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो उसके सही एग्जीक्यूशन के लिए आपको उन फंक्शंस को भी कॉल करना पड़ेगा जो इस पॉइंट पे दूसरी मशीन पे पड़े हुए हैं। तो आरपीसी आपको ये करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट आरपीसी उन फंक्शंस को ऐसे कॉल करता है जिससे ये लगता है कि वो फंक्शंस दूसरी मशीन पे ना होकर के आप ही के मशीन पे हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एड ब्रैकेट 2,3 जिस तरीके से आप फंक्शंस को कॉल करते हो, आप सिंपली एक आरपीसी रिक्वेस्ट भेजते हो कि प्लीज रन एड विथ पैरामीटर्स 2 और 3। इतना सिंपल हो जाता है दूसरे मशीन के ऊपर फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आरपीसी इज, इट्स बेसिकली कॉलिंग अप रिमोट प्रोसीजर और फंक्शन, ठीक है, दैट्स इट। सो अभी अगर आपको कंप्लीटली आरपीसी नहीं भी समझ में आया, कोई बात नहीं, हम इसकी टेक्निकलिटीज में घुसेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, वापस आते हैं जेसॉन आरपीसी पे। आरपीसी हमने समझ लिया, लेट्स टॉक अबाउट जेसॉन आरपीसी। सो नाम से भी समझ में आ रहा है इसका काम। जेसॉन आरपीसी इज बेसिकली अ मैरिज बिटवीन आरपीसी एंड जेसॉन। यहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ो। जेसॉन आरपीसी कंबाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल्स with the simplicity of JSON, allowing developers to structure RPC request and response in a standardized JSON format. सिंपल भाषा में आपको रिमोट प्रोसीजर कॉल्स लिखने हैं अपने मशीन पे प्रोग्राम के लिए। आपको दूसरे मशीन के फंक्शंस को कॉल करना है। ये आप कैसे करोगे? यूजिंग आरपीसी। बट वो आरपीसी के जो रिक्वेस्ट आपको लिखने हैं वो आप किस में लिख रहे हो? जेसॉन में, जो कि एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ लैंग्वेज है इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए। तो इन्हीं दोनों का जो मैरिज है या मिक्सचर है, उसी को हम जेसॉन आरपीसी बुलाते हैं, ठीक है। और करेंटली जो वर्जन चल रहा है जेसॉन आरपीसी का, वो वर्जन 2 है। दैट इज वाई दिस कंप्लीट टर्म जेसॉन आरपीसी 2.0। अब इस पॉइंट पे भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो अब मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जेसॉन आरपीसी दिखता कैसा है, काम कैसे करता है। सो मान लो मुझे एक रिक्वेस्ट करना है। मैं अपने मशीन पर एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, बट उस प्रोग्राम को अपना काम करने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत है। वो फंक्शन एक दूसरे मशीन पे पड़ा हुआ है, तो मुझे एक रिमोट प्रोसीजर कॉल करना है, बट वो मैं करूँगा किससे? जेसॉन आरपीसी से। तो मेरा रिक्वेस्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, ये एक जेसॉन आरपीसी रिक्वेस्ट है। सो मेरा मशीन जो है, क्लाइंट मशीन, वो सर्वर से इस तरीके से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। देखो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आपने बेसिकली एक डिक्शनरी जैसा स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर आपने पहला की लिखा जेसॉन आरपीसी और उसका वैल्यू 2.0। सो इस लाइन में आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए आई एम यूजिंग जेसॉन आरपीसी और उसका भी वर्जन 2। उसके बाद सेकेंड लाइन में आप बता रहे हो उस फंक्शन का नाम जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो सर्वर के ऊपर। उस फंक्शन का नाम है ऐड, ठीक है। थर्ड लाइन में आप बता रहे हो कि आप उस फंक्शन को किन पैरामीटर्स की हेल्प से कॉल करना चाहते हो। सो मैं उस फंक्शन में 2 और 3 का इनपुट देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो फंक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सर्वर पे और वहाँ से रिजल्ट मुझे भेजे फॉर दीज आउट इनपुट्स, ठीक है। एंड लास्टली देर इज एन आईडी।
ये बेसिकली एक आईडी है जो मुझे मैच करना होता है जब वहां से पलट के रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ अ जेसॉन आरपीसी रिक्वेस्ट लुक्स लाइक। अब ये मैंने भेजा सर्वर पे। अब सर्वर सामने से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। तो सर्वर का जो रिस्पॉन्स होगा वो भी जेसॉन आरपीसी में होगा और उसका रिस्पॉन्स कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो भी यहाँ पे लिखेगा जेसॉन आरपीसी वर्जन 2.0। ये ज़रूरी है कि वर्जन मैच करे। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ वो बताएगा रिजल्ट क्या है। तो उसने सीधे सीधे सर्वर पे फंक्शन को कॉल किया। रिजल्ट उसको जो मिला उसको यहाँ पे रिजल्ट पैरामीटर में रिजल्ट की में भेज रहा है। एंड लास्ट में आईडी 1, बेसिकली आईडी मैच करने के लिए। तो ये वापस जब क्लाइंट के पास आएगी तो क्लाइंट मैच करेगा कि हाँ मैंने आईडी 1 भेजा था, वहाँ से भी पलट के आईडी 1 आ रहा है, मतलब ये सही है, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो दिस इज हाउ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वर्क्स इन जेसॉन आरपीसी। इसको आप थोड़ा बहुत रेस्ट एपीआई की तरह समझ सकते हो। रेस्ट एपीआई में भी हम सिमिलर काम करते हैं। हम दो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। बट वो रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वहाँ पे गेट पोस्ट इस तरह के वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। ये थोड़ा सा उसका एक डिफरेंट वेरिएंट है, डिफरेंट फ्लेवर है। ठीक है। अब इसी में मान लो हमने यहाँ से मेथड बोला ऐड। अब मान लो सर्वर पे ऐड बोल के कोई मेथड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि अभी भी मैं जेसॉन आरपीसी के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग मी द रिजल्ट वो मुझे एक एरर भेज रहा है। और एरर मैसेज क्या है, मेथड नॉट फाउंड। और उसने एक कोड भी मुझे दे दिया। कोड क्या है, -32601। तो जैसे एच टी टी पी में एरर कोड्स होते हैं 404, 500, सिमिलरली यहाँ पे आरपीसी में भी, जेसॉन आरपीसी में भी एरर कोड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एरर कोड्स होते हैं। और यहाँ पे फिर से आईडी आ गई जिसको मेरा क्लाइंट मैच करेगा समझने के लिए कि किस रिक्वेस्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट जेसॉन आरपीसी इज। अब समझने की चीज़ ये है कि एमसीपी में जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, वो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, दिस इज द रूल। ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं उस कम्युनिकेशन के लिए। आई रियली होप आपको अभी तक थोड़ा बहुत ये सब समझ में आ रहा है। तो चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एमसीपी का डेटा लेयर जेसॉन आरपीसी को यूज करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग सिनेरियोज में रिक्वेस्ट कैसा दिखाई देता है, रिस्पॉन्स कैसा दिखाई देता है। ठीक है। सो सबसे पहले मान लो एक सिनेरियो ये है कि हमने फर्स्ट टाइम हमारे गिटहब सर्वर को कनेक्ट किया हमारे एआई चैटबॉट से। तो हमारा एआई चैटबॉट क्या चाहेगा, वो चाहेगा ये जानना कि गिटहब सर्वर के पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। और मैंने आपको बताया था ये पता करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, टूल्स/लिस्ट। तो अब इस फंक्शन को जेसॉन आरपीसी में कैसे कॉल किया जाता है वो देखो। सो ये रहा हमारा क्लाइंट का रिक्वेस्ट। क्लाइंट एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर्ड मैसेज फॉर्म करेगा। जेसॉन आरपीसी 2.0 एक आईडी बनाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल मैंने 1 रखा है आईडी में। मेथड का नाम टूल्स/लिस्ट। ठीक है, जैसे वहाँ पे ऐड था। और कोई पैरामीटर्स नहीं भेजेगा बिकॉज इसको, इस पर्टिकुलर मेथड को कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये रिक्वेस्ट उठ के जाएगा सर्वर के पास। सर्वर को जेसॉन आरपीसी में बात करना आता है, तो वो अपना काम करेगा और पलट के कुछ ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है। जेसॉन आरपीसी 2.0 आईडी सेम मैच कर गया। रिजल्ट में वो टूल्स के अंदर, एक लिस्ट के अंदर अपने सारे टूल्स का नाम भेजेगा। बोलेगा कि मेरे पास एक टूल है लिस्ट इश्यूज बोल के, जो कि सारे के सारे रेपोजिटरी के इश्यूज निकाल के बता सकता है। और सेकंड टूल है लिस्ट पुल्स बोल के, जो सारे के सारे पीआरस बता सकता है। अब यहाँ पे और भी टूल्स होंगे, राइट। मैंने फिलहाल 2 एग्जाम्पल टूल्स लिखे हैं। ठीक है। प्लस ये जो जेसॉन आरपीसी मैसेज है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटी होगी। मैं बस आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दिखा रहा हूँ, बट रफली स्केलेटन ऐसा ही होगा। ठीक है। तो ये हो गया टूल्स डिस्कवर करने का तरीका। फिर मान लो कि नॉर्मल बातचीत हो रही है क्लाइंट और सर्वर में, और क्लाइंट चाहता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर टूल यूज़ करे सर्वर के ऊपर, और वो लिस्ट इश्यूज वाला टूल यूज़ करना चाहता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, टूल्स/कॉल।
तो अब रिक्वेस्ट की बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देगी, फिर से जेसॉन आरपीसी 2.0, आईडी कुछ और होगा, मेथड का नाम टूल्स स्लैश कॉल। इस बार मुझे पैरामीटर्स भेजने होंगे, ठीक है। तो पैरामीटर्स मुझे बता दिए जाएंगे पहले से ही। जब मैं यहाँ पे टूल्स का लिस्ट देखूंगा ना, तो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में मुझे हर फंक्शन का क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो बता दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास होगी, तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो पैरामीटर्स में बोलेगा कि हाँ, नेम ये है और आर्ग्यूमेंट्स ये है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर अपना काम करेगा, पलट के फिर से रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसने बोला कि फिलहाल देर आर टू इश्यूज इन दैट पर्टिकुलर गिटहब रेपो, आईडी, टाइटल, स्टेट ओपन, सेकंड ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे किसी पर्टिकुलर टूल को मैं कॉल कर सकता हूँ। सिमिलरली आपके पास एक और प्रिमिटिव होता है रिसोर्सेज का। तो मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि सर्वर पे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो क्लाइंट ये जेसॉन आरपीसी लिखेगा 2.0 ID3 मेथड में रिसोर्सेज स्लैश लिस्ट, स्टैंडर्ड मेथड है, कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आएगा कि मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। अब मुझे कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एज एन क्लाइंट क्या करेगा, वो ये जेसॉन आरपीसी फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे उसने इस मेथड को कॉल किया रिसोर्सेज स्लैश रीड, मैंने आपको बताया था, और पैरामीटर में वो यूआरएल पास कर देगा, ठीक है। फिर पलट के रिस्पॉन्स में इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको यूआरएल और यहाँ पे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है वो आ जाएगा क्लाइंट के पास, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हालांकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया ये, बट जेसॉन आरपीसी में आप क्या कर सकते हो कि आप एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हो सर्वर के पास, ये पॉसिबल होता है। तो इसको बोला जाता है बैचिंग ऑफ रिक्वेस्ट। तो मान लो मैं एक साथ दो चीज़ें करवाना चाहता हूँ, मैं इश्यूज भी लिस्ट करवाना चाहता हूँ और पुल रिक्वेस्ट भी देखना चाहता हूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक लिस्ट के अंदर ये आरपीसी लिखूंगा। एक आरपीसी कॉल, एक जेसॉन आरपीसी कॉल आपका हो गया इश्यूज को लिस्ट करने के लिए, और एक हो गया आपका पुल रिक्वेस्ट फेच करने के लिए, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा सर्वर से। सर्वर आपको फिर से दोनों का रिस्पॉन्स साथ में मर्ज करके देगा। तो बैचिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन जेसॉन आरपीसी। उसके बाद अगली एक और चीज़ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है बट आगे मैं आपको बताऊंगा, कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस भेज सकते हो। मतलब ये है कि क्लाइंट चाहे तो नोटिफिकेशन भेज सकता है सर्वर को, या चाहे तो सर्वर नोटिफिकेशन भेज सकता है क्लाइंट को। अब नोटिफिकेशन और नॉर्मल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है वो मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का फंडा क्या है कि अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुआ क्लाइंट की साइड से और वो सर्वर के पास पहुंचा, तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पलट के एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, राइट। तो बेसिकली फॉर एवरी रिक्वेस्ट देयर हैज़ टू बी अ रिस्पॉन्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बट नोटिफिकेशन के केस में क्या होता है कि आप नोटिफिकेशन जनरेट कर रहे हो, मान लो क्लाइंट ने सर्वर के लिए एक नोटिफिकेशन जनरेट किया, तो सर्वर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको रिप्लाई करने की। नोटिफिकेशन इज लाइक फायर एंड फॉरगेट। सर्वर ने अगर नोटिफिकेशन भेजा तो क्लाइंट बस देख लेगा, रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है रिक्वेस्ट और नोटिफिकेशन में। रिक्वेस्ट को एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, नोटिफिकेशन को कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेसॉन आरपीसी में इफ़ यू वांट आप नोटिफिकेशंस भेज सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब मेथड होता है रिसोर्सेज में। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपका सर्वर जब भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस होंगे वो नोटिफाई करेगा क्लाइंट को कि देखो इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं। तो ये काम करने के लिए आपको नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो, एक ये एग्जाम्पल नोटिफिकेशन है जो सर्वर भेज रहा है क्लाइंट के पास। और नोटिफिकेशन क्या है कि ये पर्टिकुलर जो फाइल है ये अपडेट हुई है, ठीक है। नाम क्या है, किसने अपडेट किया, कब अपडेट किया, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं क्लाइंट के पास भेज रहा हूँ बिकॉज उसने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है देखने वाली, कि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे जेसॉन आरपीसी बॉडी में आईडी यूज़ नहीं हो रहा है। आईडी इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है बिकॉज पलट के हमें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए।
जब भी आपको पलट के रिस्पॉन्स चाहिए तो आपके रिक्वेस्ट में एक आईडी होगा और रिस्पॉन्स पलट के सेम आईडी पे रिप्लाई करेगा, जैसा अभी तक हो रहा था। ये देखो, अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप जब भी जो आईडी भेज रहे थे रिक्वेस्ट में, रिस्पॉन्स में वही आ रहा था। नोटिफिकेशन में ऐसी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो नोटिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एमसीपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल बस याद रखना कि जेसॉन आरपीसी की वजह से आपका एमसीपी आर्किटेक्चर में नोटिफिकेशन भेजने का फीचर आ गया। और लास्टली मैं आपको एक एरर एग्जांपल दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। मान लो हमारे क्लाइंट ने लिस्ट इश्यूज फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और उसने जिस रेपोजिटरी का नाम बताया वो हमारे गिटहब पे अवेलेबल ही नहीं है। तो पलट के जो एरर रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। जेसॉन आरपीसी आईडी सेम है, और एरर में एक एरर कोड आएगा, जैसा मैंने बोला जेसॉन आरपीसी में अलग अलग एरर कोड्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एरर कोड्स होते हैं। एंड दिस इज द मैसेज दैट वी आर गेटिंग, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड रेपो। अच्छा ठीक है, एरर यहाँ पे ये था कि जब क्लाइंट ने कॉल किया इस फंक्शन को तो उसने सिर्फ ओनर का नाम भेजा, रेपो का नाम भेजा ही नहीं। तो ऑब्वियसली वहाँ से पलट के आपको एक एरर आएगा कि भाई कौन से रेपोजिटरी के इश्यूज बताऊं, तुमने रेपोजिटरी का नाम ही नहीं बताया, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ मैंने जल्दी में आपको बता दिया कि जेसॉन आरपीसी की हेल्प से आप कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर करते हो, क्लाइंट अपना काम कैसे करता है, सर्वर अपना काम कैसे करता है, ठीक है। तो आई रियली होप आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग गया। आई नो दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल टॉपिक, और मोस्ट लाइकली आपको इतना लो लेवल पे कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लाइब्रेरीज़ हैं, वो इंटरनली ये सारा काम कर देती हैं, बस आपको कॉन्सेप्चुअल समझ हो, इसके लिए मैंने ये पूरी चीज़ दिखाई। अब गाइज ये डेटा लेयर का डिस्कशन कंक्लूड करने के पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि एंथ्रोपिक वालों ने एमसीपी का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते टाइम क्यों ऐसा सोचा कि डेटा लेयर का पूरा जो काम होगा वो हम जेसॉन आरपीसी से कराएंगे। आई मीन ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल इसलिए है बिकॉज सोच के देखो एसेंशियली हम करना क्या चाहते हैं। हम हमारे पास दो मशीन्स हैं, एक है हमारी होस्ट वाली मशीन जहाँ पे हमारा एआई चैटबॉट चल रहा है, और दूसरी मशीन है हमारी सर्वर वाली मशीन जहाँ पे गिटहब का कोड रखा रखा हुआ है, राइट। और हम चाहते क्या है कि हम अपने होस्ट मशीन से गिटहब वाली मशीन के कुछ फंक्शंस कॉल करवा पाएँ, राइट। एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं हम। हमें पता करना है कि हमारे गिटहब सर्वर पे हमारे गिटहब रेपो में कितने इश्यूज हैं, ये इसका काउंट चाहिए। तो एसेंशली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम अपने मशीन से रिमोट मशीन पे एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट अपने पास लाना चाहते हैं। अब ये काम करने का एक तरीका रेस्ट एपीआईज भी तो हो सकता था। सोच के देखो, रेस्ट एपीआईज एग्जैक्टली यही काम करते हैं। हमने फास्ट एपीआई में इनके बारे में पढ़ाई भी की थी। आप सिंपली क्या करते, गिटहब की एपीआईज को यूज़ कर लेते। तो क्यों एंथ्रोपी की टीम ने सोचा कि रेस्ट एपीआई से बेटर रहेगा जेसॉन आरपीसी? ये एक डिस्कशन करना ज़रूरी है, बिकॉज तब आप थोड़ा माइंडसेट समझ पाओगे कि ऐसा क्या है एमसीपी में जो रेस्ट एपीआई ये काम नहीं कर सकता, जेसॉन आरपीसी कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको 5 रीजंस देता हूँ, एक्चुअली उससे ज़्यादा रीजंस हैं, बट मैं आपको 5 मेन रीजंस देता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि जेसॉन आरपीसी जो है वो एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है। लाइट वेट होने का क्या मतलब है, मैं इसको कंपेयर करता हूँ रेस्ट एपीआई से। तो रेस्ट एपीआई में भी आप क्या कर रहे हो, एक मशीन पे बैठ करके दूसरे मशीन के फंक्शंस को कॉल कर रहे हो। बट सिंस रेस्ट एपीआई बिहाइंड द सीन्स एच टी टी पी के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, तो रेस्ट एपीआई में आपके बहुत सारे हेडर्स अटैच हो जाते हैं, रिक्वेस्ट में बहुत सारा मेटा डेटा अटैच हो जाता है। तो बेसिकली वो पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट है उसको क्रिएट करना थोड़ा मेहनत का काम है, उसमें कुछ एरर आ जाए तो उसको डिबग करना मेहनत का काम है, प्लस उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सिंस उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है। जेसॉन आरपीसी में मैंने आपको दिखाया कि एक रिक्वेस्ट कितना सिंपल दिखाई देता है। ये देखो, इतना सिंपल है हमारा एक जेसॉन आरपीसी का रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको कोई हेडर्स नहीं दिख रहे, कोई मेटा डेटा नहीं दिख रहा, बहुत सिंपल एक जेसॉन में आपने सिंपली टेक्स्ट लिखा है और इसको आप यूज़ कर रहे हो टू
स्टैब्लिश द कम्युनिकेशन। इसको लिखना आसान है, इसको डीबग करना आसान है, और इसको ओवर अ ट्रांसपोर्ट मीडियम भेजना भी आसान है एक मशीन से दूसरे मशीन के पास। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जेसॉन आरपीसी को सेलेक्ट करने के लिए। सेकेंड, जेसॉन आरपीसी सपोर्ट्स बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अगर आप रेस्ट एपीआई की बात करो, वहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, बट वो एक वन वे कम्युनिकेशन है। हमेशा आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। बट जेसॉन आरपीसी में एक्चुअली टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। अभी तक मैंने आपको जो दिखाया उसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहा था, सर्वर के पास भेज रहा था, बट इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो आपका सर्वर एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट रिस्पॉन्ड करेगा। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनफैक्ट आगे के कुछ वीडियोस में मैं आपको थोड़े कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा जहाँ पे ये चीज़ होगी। ठीक है। थर्ड, जेसॉन आरपीसी इज ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी हम आगे ट्रांसपोर्ट लेयर भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। ट्रांसपोर्ट का बेसिक फंडा ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन पे बैठ के दूसरी मशीन के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये इन दोनों मशीन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस चीज़ के थ्रू हो रहा है, उसी को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो रेस्ट एपीआई के केस में ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एच होता है, राइट। बट जेसॉन आरपीसी में ऐसा कोई फिक्स ट्रांसपोर्ट डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट जेसॉन आरपीसी इज फ्लेक्सिबल। ये एच के साथ भी काम कर लेगा, ये एस टी डी आई ओ के साथ भी काम कर लेगा, ये वेब सॉकेट्स के साथ भी काम कर लेगा। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो, और जेसॉन आरपीसी उसको भी सपोर्ट कर लेता है। अब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको एग्जैक्ट रीज़न बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक होने से क्या फ़ायदा हो रहा है थोड़ी देर के बाद। ट्रस्ट मी, आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जेसॉन आरपीसी के ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक होने से एमसीपी को क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट सपोर्ट्स बैचिंग। रेस्ट एपीआईज में आप एक बार में एक ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो सर्वर के पास। अगर आपको दूसरा रिक्वेस्ट भेजना है तो आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे जेसॉन आरपीसी में बैचिंग कर सकते हो। और ये एआई की दुनिया में ना आपको कई बार ऐसा सिनेरियो आएगा जहाँ पे आपको एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजनी पड़ेंगी, तो उसमें काम आता है जेसॉन आरपीसी, बिकॉज उसमें बैचिंग का सपोर्ट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज जेसॉन आरपीसी सपोर्ट्स नोटिफिकेशन। सो अगेन, रेस्ट एपीआई में आपके पास नोटिफिकेशन का फीचर नहीं होता। आपके पास सिंपली आप एक रिक्वेस्ट लिख सकते हो और आपको पलट के रिस्पॉन्स आएगा। आप वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते, वहाँ पे वन रिक्वेस्ट वन रिस्पॉन्स मॉडल फॉलो होता है। बट यहाँ पे इफ़ यू वांट आप नोटिफिकेशन मार सकते हो, पलट के रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये फीचर आपके पास है। ठीक है। और इसके अलावा और भी पाँच छः रीजंस हैं जितना मैंने स्टडी किया डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंटेशन को एमसीपी के। देर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से एंथ्रोपिक की टीम ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम अदर प्रोटोकॉल वी गोइंग टू यूज जेसॉन आरपीसी। ठीक है। तो आई नो ये पूरा डिस्कशन थोड़ा सा टेक्निकल हो गया डेटा लेयर वाला, बट मैंने आपको पहले ही बोला था ये थोड़ा टेक्निकल है भी। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। आई रियली होप मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया कि डेटा लेयर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जेसॉन आरपीसी उसमें कैसे की रोल प्ले करता है। सो गाइज, अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा एमसीपी आर्किटेक्चर में। बस एक लास्ट चीज़ पढ़नी बाकी है, और वो है एमसीपी आर्किटेक्चर का ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर होता क्या है, और फिर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द मैकेनिज्म दैट मूव्स जेसॉन आरपीसी मैसेजेस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। सिंपल डेफिनेशन है, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि एमसीपी में दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट एंड सर्वर। और ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट इसलिए कर पाते हैं बिकॉज ये सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, राइट। और हमने उस लैंग्वेज के मैकेनिक्स को भी समझा, उसके ग्रामर को भी समझा। हमने ये सीखा कि वो जो लैंग्वेज है जिसमें क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है और सर्वर क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा है, वो जेसॉन आरपीसी में लिखा हुआ है। वो रिक्वेस्ट जो क्लाइंट लिख रहा है, वो रिस्पॉन्स जो सर्वर दे रहा है, वो दोनों ही जेसॉन आरपीसी में लिखे हुए हैं। बट अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये जो मैसेजेस
क्लाइंट लिख रहा है या सर्वर लिख रहा है, ये एक दूसरे तक पहुंच कैसे रहे हैं? व्हाट इज द मीडियम जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा मैसेज ट्रैवल कर रहा है? इसी क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज दैट मैकेनिज्म इन एमसीपी जिसकी हेल्प से आपके जेसॉन आरपीसी मैसेजेस क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में हमेशा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, और वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सर्वर के साथ डील कर रहे हो। अब आप सोचोगे, किस तरह के सर्वर का क्या मतलब हुआ? सर्वर तो एक ही टाइप का होता है ना? नहीं, सर्वर्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं एमसीपी में। शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर ध्यान से सुनो। एमसीपी में आपको दो टाइप के सर्वर्स मिलेंगे। एक होते हैं आपके रिमोट सर्वर्स, और दूसरे होते हैं आपके लोकल सर्वर्स। ठीक है, मैं इन दोनों को डिफाइन करता हूँ। पहले बात करते हैं लोकल सर्वर की। तो लोकल सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो उसी कंप्यूटर पे चल रहा होता है जिस कंप्यूटर पे होस्ट चल रहा होता है। बेसिकली एक ऐसा सर्वर जो होस्ट के कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, उसको हम लोकल सर्वर बुलाते हैं। और रिमोट सर्वर क्या हुआ? रिमोट सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो किसी दूसरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, ऑन अ नेटवर्क या फिर इंटरनेट। ठीक है, तो ये दो टाइप के सर्वर्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे एमसीपी में। इनफैक्ट मैं आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ दोनों टाइप के सर्वर्स का। सो मेरे मशीन में मैंने क्लॉड डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रखा है, और मैंने बहुत सारे एमसीपी सर्वर्स भी इंस्टॉल कर रखे हैं। मैं आपको पहले दिखाता हूँ एक लोकल सर्वर। सो मैंने एक लोकल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम है फाइल सिस्टम सर्वर। इस सर्वर की खासियत क्या है कि ये मेरे ही लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है, और अगर मैं इससे पूछूं कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कौन सी फाइल है, तो ये सर्वर मुझे बता देगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने पूछा, इज देयर अ पाइथन फाइल ऑन माई डेस्कटॉप? अब ऑटोमेटिकली क्लॉड समझ जाएगा कि उसको फाइल सिस्टम वाले सर्वर के पास जाना चाहिए। देखो, अब फाइल सिस्टम वाला सर्वर ट्रिगर हो गया, मुझसे परमिशन ली जा रही है, और अब वो मेरा डेस्कटॉप जाके सर्च कर रहा है कि क्या कोई पाइथन फाइल है या नहीं। तो फिलहाल वो बोल रहा है कि कोई पाइथन फाइल नहीं है। ठीक है, मैंने बोला लिस्ट डाउन ऑल द फोल्डर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन माई डेस्कटॉप। फिर से उसने परमिशन ली। ये रहे मेरे फोल्डर्स जो फिलहाल मेरे डेस्कटॉप पे हैं। इनफैक्ट एक hello डॉट पी वाई फाइल भी है, पिछले वाले क्वेश्चन में वो खोज नहीं पाया समहाउ। बट यू गेट द आइडिया, ये एक लोकल सर्वर है। और ऑब्वियसली इस सर्वर का लोकल होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये बता ही नहीं पाएगा कि मेरे मशीन में कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल है, राइट? तो ये एग्जांपल हुआ लोकल सर्वर का। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक रिमोट सर्वर का। सो मेरे मशीन में मैंने एक गिटहब एमसीपी सर्वर भी इंस्टॉल कर रखा है, जो कि एक रिमोट सर्वर है। सो मैं उससे बात करके दिखाता हूँ। So I'll say, can you list down my top 5 most starred repositories? अब फिर से क्लॉड समझ जाएगा कि उसको गिटहब वाले एमसीपी सर्वर को यूज़ करना चाहिए। देखो, उसने अपने आप पिक कर लिया, सर्च कर रहा है मेरी रेपोजिटरीज को, और ये रही मेरी टॉप 5 सबसे ज़्यादा स्टार्ड रेपोजिटरीज। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है एक रिमोट सर्वर का। तो आई होप आपको सबसे पहले ये डिस्टिंक्शन समझ में आ गया कि एमसीपी सर्वर्स दो दो टाइप के होते हैं, रिमोट एंड लोकल। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक लोकल सर्वर के साथ डील कर रहे हो, तो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है उसको हम एस टी डी आई ओ बुलाते हैं। ठीक है, और अगर आप एक रिमोट सर्वर के साथ डील कर रहे हो, तो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है उसको हम एच टी टी पी एस एस ई बुलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे लोकल सर्वर एंड एस टी डी आई ओ ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब सबसे पहले तो एस टी डी आई ओ का फुल फॉर्म क्या होता है?
STDIO का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आई एम प्रिटी श्योर आपने ये टर्म कभी ना कभी सुना होगा, स्पेशली अगर आपने अपने कॉलेज या स्कूल डेज में प्रोग्रामिंग की है, C++ में या पाइथन में या जावा में। किसी भी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो वहाँ पे आपको STDIO का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे हम लोग स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। सो STDIO का बेसिक फंडा ये है कि STDIO रेफर्स टू द बिल्ट इन स्ट्रीम्स एवरी प्रोग्राम हैज़। ठीक है, एंड देर आर टू पॉसिबल स्ट्रीम्स। वन इज स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड आउटपुट। सो बेसिक फंडा ये है कि कोई भी प्रोग्राम को जब आप रन करते हो, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो दो तरीकों से एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकता है। एक तरीका है स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू, जिसके थ्रू वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ इनपुट ले सकता है, और दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड आउटपुट, जिसकी हेल्प से वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ आउटपुट भेज सकता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग में बिकॉज वहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट यूज़ करते हो। सो जब आप अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हो तो आप इनपुट कीबोर्ड से लेते हो। सो प्रोग्राम के लिए कीबोर्ड बाहरी दुनिया है, एक्सटर्नल दुनिया है, तो आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो वो हम स्टैंडर्ड इनपुट से लेते हैं। और जब आप आउटपुट प्रिंट करते हो मॉनिटर के ऊपर, तो मॉनिटर आपके लिए एक्सटर्नल दुनिया है प्रोग्राम के लिए, तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू होता है। अब एमसीपी में एसटीडीआईओ का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज जब आप लोकल सर्वर्स के साथ काम करते हो तो एमसीपी क्या करता है, एमसीपी एसटीडीआईओ को बहुत स्मार्टली एज ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, कैसे ये पूरी चीज काम कैसे करती है? तो बहुत आसान है, 3 स्टेप्स में पूरा काम होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो होस्ट है एआई चैटबॉट, वो आपके सर्वर को एज अ सब प्रोसेस सेम मशीन पे लॉन्च करता है। ठीक है, तो जैसे ही होस्ट सर्वर को लॉन्च करता है सेम मशीन पे एज अ सब प्रोसेस, तो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन द होस्ट एंड द सर्वर। और इसका ये मतलब हुआ कि आपके होस्ट के पास कंट्रोल आ जाता है सर्वर के स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट का। और अब इस कंट्रोल की हेल्प से होस्ट क्या करता है, या होस्ट का क्लाइंट क्या करता है, बहुत आसानी से जेसॉन आरपीसी मैसेजेस भेजता है सर्वर के स्टैंडर्ड इनपुट में। और सर्वर इन मैसेजेस को रिसीव करता है, रीड करता है, प्रोसेस करता है, और फिर अपना आउटपुट वापस स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू भेजता है होस्ट के पास। दिस इज हाउ दिस एंटायर कम्युनिकेशन वर्क्स। अब आई नो थ्योरी में आपको ये सब बहुत लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, होता होगा इस तरीके से, बट व्हाट इफ मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊं जिसमें ये तीनों स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो ध्यान देना। सो इस पॉइंट पे मेरा सेटअप कुछ ऐसा है कि मेरे मशीन पे डेस्कटॉप पे एक पाइथन फाइल है, hello.py। और इस पाइथन फाइल में कुछ खास नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे सिंपली ये कोड है कि पहले यूज़र से मैं कुछ इनपुट मांग रहा हूँ, बेसिकली मैं उसका नाम मांग रहा हूँ, और फिर जैसे ही मुझे नाम मिल जा रहा है तो मैं हेलो उसका नाम प्रिंट कर रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, अब देखो मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा कैसे। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली अपने टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे ये कमांड लिखूंगा, python 3 hello.py। और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, अब मेरा पाइथन प्रोग्राम मुझे अपना नाम टाइप करने को बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया नितिश, और मैंने एंटर मारा, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हेलो नितिश। वॉट इफ आई टेल यू कि अभी जस्ट मैंने आपको ये 3 स्टेप्स करके दिखाए, तो शायद आप बोलोगे कि कैसे, ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से हम पाइथन फाइल्स को रन करते हैं, इसमें नया क्या है? नया क्या है कि बिहाइंड द सीन्स आप ये पूरा प्रोसेस देख रहे हो। स्टेप 1 की बात करते हैं। द होस्ट लॉन्चेस द सर्वर एज अ सब प्रोसेस ऑन द सेम मशीन। यहाँ पर हमारा जो टर्मिनल है वो होस्ट की तरह काम कर रहा है, और हमारी ये जो पाइथन फाइल है ये सर्वर की तरह काम कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं, हम होस्ट की हेल्प से
हमारे सर्वर को लॉन्च कर रहे हैं एज अ सब प्रोसेस। ठीक है। तो जैसे ही हमने ये स्टेप 1 किया, तो मेरे होस्ट एज इन मेरे टर्मिनल के पास मेरे सर्वर एज इन मेरे पाइथन फाइल का stdio का कंट्रोल आ गया। अब स्टेप 2 में मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज लिख के भेजा सर्वर के स्टैंडर्ड इनपुट में। सो यहां पे मैंने जो नीतिश लिखा, एंटर मारा, ये मैसेज स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू सीधे गया मेरी पाइथन फाइल के पास, बिकॉज इन दोनों के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है। अब मेरे पाइथन फाइल ने इस इनपुट को रिसीव किया, प्रोसेस किया, और उसने अपना आउटपुट बनाया हेलो नीतिश, और उसने स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू वो मैसेज वापस किसके पास भेजा, टर्मिनल के पास। तो एग्जैक्टली यही चीज होती है जब आप अपने ही मशीन पे एक लोकल सर्वर इंस्टॉल करते हो। मेरा क्लॉड डेस्कटॉप क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स फाइल सिस्टम वाले एमसीपी सर्वर को स्टार्ट कर दे रहा है, और फिर वो एक जेसॉन आरपीसी रिक्वेस्ट क्रिएट करके इसी तरीके से स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू भेज दे रहा है। वहां पे मेरा फाइल सिस्टम उसको रिसीव कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आउटपुट निकाल रहा है, और वापस स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू भेज दे रहा है। और ये सारा काम इसलिए हो पा रहा है बिकॉज होस्ट और सर्वर के बीच में देर इज दिस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। वो इसलिए स्टैब्लिश हुआ बिकॉज होस्ट ने चाइल्ड को, एज इन सर्वर को, एज अ सब प्रोसेस स्टार्ट किया, और उसको सर्वर का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का कंट्रोल मिल गया। ठीक है। तो आई रियली होप मैं आपको समझा पाया ये पूरी चीज़ काम कैसे करती है। सो आपको ये समझ में आ गया। अब एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं कि एस को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तीन बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि द कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी फास्ट। खुद सोच के देखो ना, आप लिटरली सेम मशीन पे दो प्रोसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, ऑब्वियसली फास्ट होगा। अब थोड़ी ना ऐसा है कि हमारा सर्वर यूएस में किसी डेटा सेंटर में है, सेम मशीन के ऊपर है, और दे आर लिटरली कनेक्टेड बिकॉज एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया है। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द मैसेज इज वेरी वेरी फास्ट। सेकेंड, दिस ट्रांसपोर्ट एसटीडीआईओ इज वेरी वेरी सिक्योर, बिकॉज यहाँ पे कोई नेटवर्क पोर्ट्स वगैरह हमने ओपन किए ही नहीं है, सब कुछ सेम मशीन पे हो रहा है। तो फिर किसी तरह का अटैक होना पॉसिबल ही नहीं है। एंड थर्ड, इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज आपके के सारे लैंग्वेजेस ये एस को सपोर्ट करते हैं। तो एक्चुअली एमसीपी में इसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई, ये डेमो भी समझ में आ गया, और अब आप क्लियर हो कि कैसे एक होस्ट लोकल सर्वर के साथ ओवर एस कम्युनिकेट करता है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के सर्वर्स के बारे में, जो कि है रिमोट सर्वर्स। और मैंने आपको बताया रिमोट सर्वर्स के केस में एमसीपी जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज़ करता है वो होता है HTTP+SSE। ठीक है। अब HTTP को यूज़ करने का प्राइमरी रीज़न ये है कि सोच के देखो, HTTP इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। लिटरली हमारा होस्ट HTTP की हेल्प से दुनिया में कहीं भी सर्वर हो उस तक पहुंच सकता है। तो ये सबसे प्राइमरी रीजन है रिमोट सर्वर्स के लिए HTTP को यूज करने का एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब एक बार बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। सो होता क्या है कि रिमोट सर्वर्स के केस में आपका जो होस्ट है वो HTTP रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और ये एच टी टी पी रिक्वेस्ट एक्चुअली पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। ठीक है। एच टी टी में मैंने आपको पढ़ाया था, अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो होस्ट रिक्वेस्ट भेजता है वो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, एक जेसॉन पेलोड ऐड कर देते हैं, और उस जेसॉन पेलोड के अंदर ही हम अपने जेसॉन आरपीसी मैसेजेस को रखते हैं। तो दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। और अच्छी बात यह है कि सिंस हम एच को यूज़ कर रहे हैं, तो एच के साथ जितने भी स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड्स सपोर्टेड है वो सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट करने के लिए API कीज़ प्रोवाइड करनी है, तो वो आप बहुत आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो यूजिंग HTTP। ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ डिस्कस करने का है नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है HTTP के बारे में।
हाँ, नई चीज़ जो है वो है SSE। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि SSE क्या होता है। सो SSE का फुल फॉर्म होता है सर्वर सेंट इवेंट्स, और ये HTTP का ही एक एक्सटेंशन है, ऐसा आप मान सकते हो। सो SSE को बनाया गया है या यूज़ किया जा रहा है फॉर स्ट्रीमिंग। आपको मैंने कुछ दिन पहले लैंग्राफ में पढ़ाया भी था स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट। सो जब आप AI मॉडल्स से बात करते हो तो आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो स्ट्रीम करता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताया था। इट्स अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। तो आपको अगर स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स चाहिए अपने सर्वर से तो उसी के लिए आप SSE यूज़ करते हो। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। SSE होता क्या है टेक्निकली। SSE को यूज़ करके जो हमारा सर्वर है वो मल्टीपल मैसेजेस भेज सकता है टू द क्लाइंट ओवर अ सिंगल ओपन कनेक्शन। सो अगर एक पॉइंट पे मेरा होस्ट स्लैश क्लाइंट मेरे सर्वर से कनेक्टेड है वाया कनेक्शन, तो उस कनेक्शन पे SSE के हेल्प से मेरा सर्वर मल्टीपल मैसेजेस भेज सकता है टू द क्लाइंट। तो एक सिंगल बड़ा जेसॉन भेजने के बजाय हमारा सर्वर क्या करता है कि वो डेटा की स्ट्रीमिंग चालू कर देता है। वो चंक बाय चंक डेटा को भेजने लगता है, जैसे जो डेटा रेडी हुआ उसने उसको भेज दिया। तो इससे हमें इस तरीके से डेटा आते हुए दिखाई देता है जैसे कि स्ट्रीमिंग हो रही है। ठीक है। और ये आइडियल है, SSE को यूज़ करना आइडियल है इफ़ यू आर डीलिंग विथ अ लॉन्ग रनिंग टास्क, या फिर आपको इंक्रीमेंटल अपडेट्स चाहिए। और सोच के देखो, ये दोनों चीज़ें AI वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रनिंग टास्क तो होते ही हैं, मान लो आप किसी एजेंट के साथ डील कर रहे हो और वो एक सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो फिर इट विल टेक सम टाइम। तो आपके यूज़र को आप अपडेट्स देते रहना चाहोगे, जैसे वहाँ पे सर्वर पे कुछ हुआ वो अपडेट आप यूज़र तक पहुँचाना चाहोगे। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम SSE को यूज़ करते हैं। सो आई गेस आपको समझ में आ गया रिमोट सर्वर्स और उनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म काम कैसे करता है। तो नटशेल में हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली। हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर लोकल सर्वर्स के साथ कैसे काम करना है वो भी देख लिया, और रिमोट सर्वर के साथ काम कैसे करना है वो भी देख लिया। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर में पीछे लेके जाना चाहूँगा। सो अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया कि हम जेसॉन RPC को क्यों यूज़ करते हैं MCP में, तो वहाँ पे मैंने आपको एक रीज़न दिया था कि जेसॉन RPC को यूज़ करने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि जेसॉन RPC ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक होता है, विच मीन्स कि आप इसको अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब नाउ दैट आपने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ लिया तो आई गेस अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा। सोच के देखो हमने क्या किया। हमने लोकल सर्वर के लिए STDIO ट्रांसपोर्ट यूज़ किया और रिमोट सर्वर के लिए HTTP प्लस SSE यूज़ किया। बट दोनों केसेस में हमारा मैसेज लिखने का तरीका सेम था, विच वॉज जेसॉन RPC। और ऐसा हम इसलिए कर पाए बिकॉज जेसॉन RPC को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, वो दोनों मोड्स को सपोर्ट कर रहा है। आप जेसॉन RPC को STDIO के साथ भी यूज़ कर लो, HTTP के साथ भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी MCP में। एंथ्रोपिक वालों को पता था कि कुछ सर्वर्स रिमोट होंगे और कुछ सर्वर्स लोकल होंगे। अगर वो रेस्ट APIs को यूज़ करते इंस्टेड ऑफ जेसॉन RPC तो रिमोट सर्वर वाला काम तो वो कर लेते, बट लोकल सर्वर्स के साथ वो डील नहीं कर पाते बिकॉज HTTP लोकल काम नहीं करेगा। आपको लोकल सर्वर्स के लिए भी फिर वेब सर्वर सेटअप करना पड़ता अपने मशीन में, जो कि खुद में हेक्टिक हो जाता, और उसमें बहुत सारा एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे चोज जेसॉन RPC, जो लोकल के साथ भी काम कर रहा है STDIO के साथ, रिमोट के साथ भी काम कर रहा है HTTP के साथ। और अगर फ्यूचर में कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, मान लो वेब सॉकेट्स की, तो उसके साथ भी RPC जेसॉन RPC काम कर लेगा। तो यही ब्रिलियंस है MCP के आर्किटेक्चर का कि इन लोगों ने डेटा लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को अलग अलग कर दिया। कल को अगर ट्रांसपोर्ट लेयर आप बदल भी दो, कोई नया ट्रांसपोर्ट ले आओ, तो भी आपको अपने डेटा लेयर में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट MCP आर्किटेक्चर। ठीक है। तो आई रियली होप मैं आपको ये पॉइंट कन्वे कर पाया। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा हमें सोचना चाहिए उन लोगों की तरह जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आप थोड़ा बेटर क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज़। ठीक है।
या तो गाइज ये रहा हमारा फाइनल एमसीपी आर्किटेक्चर। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा इस वीडियो में वो सब आपको इस एक सिंगल डायग्राम में दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं वीडियो को ख़त्म करने के पहले। हमारे पास एक होस्ट है जो कि बेसिकली एक एआई चैटबॉट है जो यूज़र से मैसेजेस लेता है और उसको एक एलएलएम के पास भेजता है। अब कुछ काम करने के लिए उसको एक्सटर्नल सर्वर्स की ज़रूरत है, बट ये होस्ट डायरेक्टली इन सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए वो क्लाइंट्स को रखता है। सो फॉर एवरी सर्वर दैट यू हैव, आपके पास एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सर्वर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके लोकल जो सेम मशीन पे चल रहे होते हैं, एक होते हैं रिमोट जो दूसरे मशीन पे इंटरनेट पे चल रहे होते हैं। सर्वर कोई भी हो, उनके अंदर तीन प्रिमिटिव्स होते हैं, टूल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉम्प्ट्स होते हैं। यही तीन चीज़ें सर्वर होस्ट को ऑफर करता है। अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो हो रहा होता है यूजिंग जेसॉन आरपीसी 2.0। और इनके बीच में जो मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो ट्रांसमिट करने का जो मीडियम है वो एस टी डी आई ओ है फॉर लोकल सर्वर्स और एच टी टी पी एस एस ई है फॉर रिमोट सर्वर्स। दिस इज़ द एंटायर एम सी पी आर्किटेक्चर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्किटेक्चर मैंने आपको बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल से बना के दिखाया है। हमने एकदम फंडामेंटल वर्जन, सबसे बेसिक वर्जन से शुरू किया, धीरे धीरे हम उसमें रिफाइनमेंट लाते गए और अब फाइनली हम इस जगह पे हैं जहाँ पे हमारे सामने पूरा एमसीपी का आर्किटेक्चर है। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो आप इनमें से हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे किसी के भी सामने। तो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो ऑन एम सी पी आर्किटेक्चर। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में। आई रियली होप ये पूरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, आपको एम सी पी का आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको एम सी पी का आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आगे के वीडियोज़ में फिर आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाओगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।